देखिए, आज का हमारा चैप्टर है जंतु पोषण। हम जानते हैं प्रत्येक जीवधारी को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये जो ऊर्जा है उसे भोजन से प्राप्त होती है। प्रत्येक जीवधारी भोजन को ग्रहण करता है और उससे पाचन के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका उपयोग विविध जैविक क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए करता है। यहाँ पाचन से तात्पर्य भोज्य पदार्थों के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना, और जो तोड़ने की प्रक्रिया होती है वह एंजाइम और जल के द्वारा संपन्न होती है। फिर से सुन लीजिए, पाचन अर्थात पोषण की प्रक्रिया में ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों के जटिल अणुओं को जल एवं एंजाइम की सहायता से सरल अणुओं में अपघटित करना पाचन कहलाता है। जो पाचन होता है, यह पाचन हम देखते हैं दो प्रकार का होता है। कोशिका के अंदर होता है तो उसे अंतः कोशिकीय पाचन कहा जाता है, और कोशिका के बाहर होता है तो बाह्य कोशिकीय पाचन कहा जाता है। देखिए, अंतः कोशिकीय पाचन सरल जीवों में होता है, जैसे एक कोशिक जीव अमीबा। हम देख रहे हैं अमीबा के शरीर के अंदर भोजन गया तो अमीबा का खुद शरीर एक कोशिका से मिलकर के बना हुआ है। एरो की डायरेक्शन में हम देख रहे हैं किसी विधि के द्वारा भोजन उसके शरीर के अंदर गया, अर्थात कोशिका के अंदर गया, इसलिए इस प्रकार के पाचन को हमने अंतः कोशिकीय पाचन कहा। वहीं सेकंड डायग्राम में हम देख रहे हैं आहार नाल में पाचन। आहार नाल अर्थात कोशिकाओं की दीवारें हैं और भोजन कोशिकाओं के बाहर है। आहार नली के अंदर लेकिन कोशिकाओं के बाहर। आहार नली के अंदर भोजन है किंतु भोजन कोशिकाओं के अंदर नहीं जा रहा है। कहाँ है? कोशिकाओं के बाहर है। कोशिकाओं से निकल रहे हैं पाचक रस। ये पाचक रस आहार नली के अंदर रखे हुए भोजन को अपघटित करेंगे, उसका पाचन करेंगे। इसलिए इस प्रकार के पाचन को हमने बोला बाह्य कोशिकीय पाचन। अर्थात कोशिका के अंदर होता है तो अंतः कोशिकीय पाचन, और कोशिका के बाहर यदि पाचन की क्रिया संपन्न होती है तो उसे हम बाह्य कोशिकीय पाचन कहते हैं। मनुष्य की आहार नलिका यानी भोजन नलिका जो होती है उसका सबसे पहला भाग होता है मुख गुहा। मुंह खोलते हैं तो अंदर जो भी संरचना दिखलाई देती है उसे मुख गुहा कहा जाता है। मुख गुहा के अंदर हम देखते हैं सबसे मुख्य चीजें जो होती है वो है हमारे दांत। हम देखते हैं मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। सामने की तरफ 2 दांत हैं जिन्हें इंसीजर दांत कहा जाता है। ये दांत चपटे होते हैं। साथ ही हम देखते हैं इनके पीछे वाला जो दांत होता है वो एक है, तीखा होता है, चीर फाड़ करने वाला, इसे केनायन कहा जाता है। इसके पीछे 2 छोटी दाढ़ें होती हैं जो प्रीमोलर दांत कहलाती है, और पीछे बड़ी बड़ी 3 दाढ़ें होती हैं जो मोलर टीथ कहलाती है। ये जो तीसरी वाली दाढ़ है ये वयस्क अवस्था में निकलती है, इसलिए इस दाढ़ को अक्ल दाढ़ भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं 2 केनायन दांत है। केनायन दांत है अर्थात कृंतक। एक तीखा दांत है जिसे हम रदनक कहते हैं। 2 इंसीजर हो गए जो काटने का काम करते हैं, कुतरने का काम करते हैं, ये कृंतक हैं। एक केनायन है अर्थात रदनक है। 2 प्रीमोलर है, अग्र चवर्णक, और पीछे की ओर 3 चवर्णक। इस प्रकार आधे भाग में हम देखते हैं 8 दांत, तो दूसरे भाग में भी 8। इस प्रकार से ऊपर वाले नीचे वाले हिस्से में 16 दांत हो गए, और ऐसे कैसे नीचे की तरफ हो जाएंगे 16। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि मनुष्य में 32 दांत पाए जाते हैं। मनुष्य के दांत की 3 विशेषताएं होती हैं। हम जानते हैं हमारे दांत जीवन में 2 बार आते हैं। इस प्रकार के दांतों को द्विबार दंती कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं मनुष्य के मुख गुहा में 4 अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसलिए इन दांतों को विषम दंती या हेट्रोडोंट कहा जाता है। हम ये भी जानते हैं कि हमारे दांत जो हैं वो ऐसे ही ऊपर चिपके हुए नहीं है,
ये हड्डी के सांचों में जकड़े हुए रहते हैं। इसलिए इस प्रकार के दांतों को हम गर्ददंती कहते हैं, जिनमें दांत हड्डी के अंदर अपनी जड़ों के द्वारा फिट हो जाता है। अब हम देखते हैं मनुष्य का दंत सूत्र। वयस्क मनुष्य में हम देख रहे हैं इंसीजर दांत। दो ऊपर होते हैं तो दो नीचे होते हैं, तो अपन ने लिखा 2/2। केनायन दांत तीखे वाला, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, तो 1/1। प्रीमोलर दांत दो ऊपर है दो नीचे है, तो 2/2। और मोलर दांत हम देख रहे हैं 3 ऊपर है 3 नीचे है। इस प्रकार से अगर अपन गिनती लगाते हैं तो 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8, 8/8। 2 से गुणा इसको अपन कर देते हैं तो हम देखते हैं कि डबल, अर्थात कुल 32 दांत मनुष्य में पाए जाते हैं। वयस्क मनुष्य में कुल दांतों की संख्या 32 होती है, किंतु ये जो मोलर टीथ है, 1 2 ऊपर और इसी प्रकार 2 नीचे, 4, यानी 32 में से 4 को अगर अपन ने माइनस करा तो कुल 28 दांत होते हैं। ये चारों मोलर दांत अंतिम वाले जो होते हैं, आवश्यक नहीं है कि सभी व्यक्तियों में ये बाहर निकले, कुछ व्यक्तियों में ये हड्डी के अंदर ही बंद रह जाते हैं। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कुल दांतों की संख्या 28 से 32 तक हो सकती है। चारों अगर निकल गए तो 32, एक आधा कम रहेगा तो 31 30, इस प्रकार से इनका नंबर होता है। बच्चों में ये मोलर दांत नहीं पाए जाते, तो जब बच्चों में मोलर दांत नहीं पाए जाते तो एक तरफ दांत कितने हैं 3, दूसरी तरफ कितने हो जाएंगे 6, और फिर निचले वाले जबड़े में भी कितने हो जाएंगे 6, कुल मिलाकर के 12। तो हम देखते हैं 32 में से अगर 12 को हम माइनस करते हैं तो कुल 20 दांत रह जाते हैं। तो बच्चों का दंत सूत्र, इंसिजर टीथ 2/2, केनायन 1/1, प्रीमोलर 2/2, इस प्रकार से कुल 5/5। 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई किया अपन ने, कुल 20 दांत, यानी बच्चों में कुल दांतों की संख्या 20 होती है, जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं। देखिए विशेषता यह है कि ये जो 20 दांत है ये ही जीवन में 2 बार आते हैं। जो पीछे पीछे वाले मोलर टीथ हैं वो 2 बार नहीं आते, वो केवल एक ही बार आते हैं। मनुष्य के दांत की संरचना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये डायग्राम के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मनुष्य के दांत की संरचना में हम 3 भाग देखते हैं। एक भाग जो ऊपर की तरफ है, जो बाहर निकला हुआ दिखलाई देता है चमकदार, इसे क्राउन कहा जाता है। नीचे वाला हिस्सा नेक कहलाता है, जो जबड़े में दबा हुआ होता है। और दांत का सबसे निचला जो एरिया है उसे दांत की जड़ या रूट कहा जाता है। तो ये तो 3 भाग देखे अपन ने, ऊपर वाला भाग क्राउन, बीच वाला भाग नेक और नीचे वाला भाग रूट। दांत की संरचना, दांत की खड़ी काट का जब हम चित्र देखते हैं तो हम देखते हैं कि दांत में बाहर की तरफ सफेद चमकीला पदार्थ पाया जाता है, जिसे एनेमल कहते हैं। एनेमल के अंदर की तरफ हल्के पीले रंग का पदार्थ पाया जाता है, जो डेंटिन कहलाता है। एनेमल ज्यादा मजबूत होता है डेंटिन की तुलना में, यानी डेंटिन उतना मजबूत नहीं होता। दांत के अंदर एक खोखली गुहा पाई जाती है, जिसे पल्प या पल्प केविटी कहा जाता है। इसमें विभिन्न रक्त केशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है, जो रक्त केशिकाओं के द्वारा दांत को भोजन प्रदान करती है और संवेदनाओं को मस्तिष्क तक ले जाने का कार्य करती है। वयस्कों में पल्प केविटी नीचे जाकर के बंद हो जाती है, फलस्वरूप दांत को सप्लाई रुक जाती है और दांत आकार में वृद्धि करना बंद कर देता है। दांत में बाहर की तरफ हम देखते हैं कि एक कठोर आवरण पाया जाता है, जहां जबड़े में वो प्रवेश करता है। सफेद रंग का एक कठोर पदार्थ पाया जाता है, जिसे डेंटल सीमेंट कहा जाता है। ये वो सीमेंट नहीं है जिससे मकान बनते हैं, ये एक प्रकार का कठोर पदार्थ है, कठोर होता है, इसलिए इसको सीमेंट कहा जाता है। ये मोलर दांत है जिसकी हमने यहां पर संरचना देखी है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, रोमांथी जंतु का आमाशय। रोमांथी का मतलब होता है रूमिनेंट या जुगाली करने वाले जीव। गाय, भैंस, बकरी, जिराफ, ये कुछ ऐसे जीव होते हैं
जिनमें जुगाली करने की प्रक्रिया पाई जाती है। जुगाली का मतलब होता है कि जब ये इनका भोजन ग्रहण करते हैं तो उस भोजन को ये तत्काल तेजी के साथ में एक बड़े भाग, जिसको रूमेन कहा जाता है, जो इनके आमाशय का हिस्सा होता है, उसमें पहले इकट्ठा कर लेते हैं। जब ये फुर्सत में होते हैं तो वापस से इस भोजन को मुख गुहा में ले जाते हैं, वहां बारीक चबाते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसके रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम से होता हुआ भोजन आगे की तरफ बढ़ता है। तो इस प्रकार का आमाशय बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनाता है, रोमांथी जंतु का आमाशय। तो हम देखते हैं कि रोमांथी जंतु या जुगाली करने वाले जीव, गाय, भैंस, बकरी, जिराफ आदि का आमाशय विशेष प्रकार का आमाशय होता है। इस आमाशय में एक बड़ा भाग होता है जिसे रूमेन कहा जाता है। यहाँ भोज्य पदार्थों का या ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों का अस्थायी रूप से संचय किया जाता है। बाद में ये पदार्थ पुनः मुख गुहा में जाते हैं, दांतों के द्वारा इन्हें पीसा जाता है। पीसने के बाद में रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम में ये आते हैं और ड्यूडेनम या इंटेस्टाइन के रूप में फिर ये भोज्य पदार्थ आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। यहां हम देखते हैं कि इस प्रकार के जीवों में जो एबोमेसम होता है उसे ही सत्य आमाशय कहा जाता है, अर्थात एबोमेसम में ही पाचन से संबंधित प्रक्रियाएं संपन्न होती है, जैसे HCl अम्ल का स्त्राव करना, पेप्सिन एंजाइम निकलना। कुल मिलाकर के हम बोले गैस्ट्रिक जूस या जठर रस जो होता है वो एबोमेसम में ही स्रावित होता है, अतः इसे ही सत्य आमाशय कहा जाता है। ये ड्यूोडेनम हो जाएगी जो पीछे की तरफ निकल करके इंटेस्टाइन में जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पोषण किसे कहते हैं, इसके प्रक्रम दीजिए। तो हमने जैसा भी शुरू में देखा था, पोषण सभी सजीवों का महत्वपूर्ण लक्षण है। प्रत्येक जीवधारी को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा उसे भोजन से प्राप्त होती है, अतः ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जीवधारी भोजन ग्रहण करता है। भोजन ग्रहण करने के बाद में भोजन को पचाया जाता है। पचाने के बाद में अवशोषण होता है और शरीर में जब यह भोजन जाता है तो उसका स्वांगीकरण होता है। फलस्वरूप शरीर निर्माण होता है, शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है और व्यर्थ पदार्थों को शरीर से त्याग दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है पोषण। तो हम पोषण की परिभाषा किस प्रकार से दे सकते हैं कि प्रत्येक जीव को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा उसे भोजन से प्राप्त होती है, अतः प्रत्येक जीवधारी ऊर्जा प्राप्ति के लिए भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है और उन्हें पचा करके जैविक कार्यों को संपन्न करने हेतु ऊर्जा को प्राप्त करता है। यह प्रक्रिया पोषण कहलाती है। पोषण के पद निम्न हैं। अंतर्ग्रहण, भोज्य पदार्थों को शरीर के अंदर ग्रहण करना अंतर्ग्रहण कहलाता है। विभिन्न जीवों में अंतर्ग्रहण के लिए विभिन्न विधियां होती है। फिर पाचन, जब भोज्य पदार्थ शरीर के अंदर आ गए हैं तो आहार नलिका में ग्रहण किए गए पदार्थों का पाचन होता है। पाचन अर्थात जटिल अणुओं का सरल अणुओं में जल एवं एंजाइम के द्वारा अपघटन। एक ही लाइन में परिभाषा ध्यान रखना है पाचन की, कि भोज्य पदार्थों के जो जटिल अणु होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, उन सभी का जल एवं एंजाइम की सहायता से सरल अणुओं में अपघटन पाचन कहलाता है। जब भोज्य पदार्थों का पाचन हो गया तो इन पदार्थों का अब आंत्र के विलाई के द्वारा, ध्यान रखना है शब्द, आंत्र में विलाई के द्वारा उंगली नुमा कुछ संरचनाएं होती है जो विलाई कहलाती है, अवशोषण किया जाता है। जब भोजन का अवशोषण हो गया तो उससे शरीर निर्माण करना स्वांगीकरण कहलाता है। हम जानते हैं ज्यादा खाना खाता है व्यक्ति तो ज्यादा मोटा होता है, क्यों? क्योंकि उसमें भोजन ज्यादा गया अंदर, स्वांगीकरण ज्यादा हो रहा है। और अंत में हम देखते हैं जो व्यर्थ पदार्थ रह जाते हैं उन्हें शरीर से त्याग दिया जाता है। इस प्रक्रिया को बहिष्करण या बहिक्षेपण कहा जाता है। तो पोषण के 5 प्रक्रम: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण।
ये हमारे आमाशय की अनुप्रस्थ काट है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है डायग्राम के हिसाब से, आमाशय की अनुप्रस्थ काट। देखिए, हमारी जो आहार नाल होती है वो 5 स्तरों से बनी होती है। सबसे बाहर की तरफ पेरिटोनियम, क्रम से नाम याद रखना पड़ेंगे। पेरिटोनियम के बाद में मसल लेयर, पेशी स्तर जिसे कहा जाता है, फिर सब म्यूकोसा, मस्क्यूलेरिस म्यूकोसा और म्यूकस मेम्ब्रेन। पांचों क्रम से, पांचों के नाम क्रम से याद होना चाहिए। आहार नलिका का सबसे बाहर का आवरण पेरिटोनियम कहलाता है। उसके अंदर मसल लेयर है, उसके अंदर सब म्यूकोसा है, उसके अंदर मस्क्यूलेरिस म्यूकोसा है, और सबसे अंदर की जो परत है कोशिकाओं की बनी हुई, उसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। जो हमारा स्टोमच है, आमाशय है, उसमें हम देखते हैं कि सबसे बाहर की परत तो पेरिटोनियम हो गई। मसल लेयर काफी मोटा क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि आमाशय की दीवारें सबसे ज्यादा मोटी होती है। कारण इसका मसल लेयर का मोटा होना। इसमें 2 प्रकार की लंबवत पेशियां और वृत्तीय पेशियां, कुछ ऑब्लिक पेशियां पाई जाती है जो मसल लेयर को मोटा और मजबूत बनाती है। मसल लेयर के अंदर सब म्यूकोसा, मस्क्यूलेरिस म्यूकोसा और सबसे भीतरी परत म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जिससे म्यूकस या श्लेष्म का स्त्राव होता है। पूरी आहार नाल के ऊपर श्लेष्म का एक आवरण चढ़ा हुआ होता है, जो आहार नाल को पाचक रसों से नहीं पचने देता। म्यूकस मेम्ब्रेन में जगह जगह पर देखिए कुछ विशेष कोशिकाएं हैं जिन्हें कहा जाता है ऑक्सिंटिक सेल। ये जठर रस में इस महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनसे HCl अम्ल स्त्रावित होता है। कुछ म्यूकस सेल से बाहर वाली, जिनसे म्यूकस का स्त्राव होता है, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन है पूरी की पूरी। पेप्टिक सेल है, जिससे हम देखते हैं कि पाचक एंजाइमों का स्त्राव किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये संरचना है आमाशय की अनुप्रस्थ काट की। 5 परतों के नाम हमें क्रम से याद रखना पड़ेंगे। सबसे बाहर की ओर पेरिटोनियम, पेरिटोनियम के अंदर मसल लेयर। मसल लेयर में 3 प्रकार की मसल हो सकती है, लंबवत मसल्स, वृत्तीय मसल्स और तिरछी ऑब्लिक मसल। मसल लेयर के अंदर सब म्यूकोसा, मस्क्यूलेरिस म्यूकोसा और सबसे भीतर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये मनुष्य के आमाशय की अनुप्रस्थ काट। आमाशय की काट के बाद में देखिए एक और डायग्राम इंपोर्टेंट बनता है, आंत्र की अनुप्रस्थ काट। छोटी आंत्र की अनुप्रस्थ काट या आंत्र की अनुप्रस्थ काट। डायग्राम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आंत्र में म्यूकस मेम्ब्रेन कुछ उंगली के समान प्रवर्ध बनाती है, जिन्हें विलाई कहते हैं। ये विलाई पचे हुए भोजन से पदार्थों का अवशोषण करने का कार्य करते हैं, अर्थात आंत्र की अवशोषण सतह को बढ़ा देते हैं। 2 विलाई के बीच में खाली जगह पाई जाती है। इस खाली जगह को क्रिप्स ऑफ लीबरकून कहा जाता है। 5 परतें इसमें भी उसी प्रकार की है। सबसे बाहर की तरफ पेरिटोनियम हो जाएगी। पेरिटोनियम के अंदर मसल लेयर, फिर सब म्यूकोसा, मस्क्यूलेरिस म्यूकोसा और सबसे अंदर की परत जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन। कुछ विशेष ग्रंथियां पाई जाती है जिन्हें ब्रूनर्स ग्रंथि कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन ब्रूनर ग्रंथियों से ही आंत्र के द्वारा पाचक रसों का स्त्राव निर्माण किया जाता है। इन पाचक रसों में भोजन के विभिन्न अवयवों जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चित्र है आंत्र की अनुप्रस्थ काट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न बन सकता है कि प्रोटीन के पाचन का वर्णन कीजिए, या 2 भागों में प्रश्न आ सकता है। आमाशय में प्रोटीन का पाचन किस प्रकार होता है समझाइए, और छोटी आंत्र में प्रोटीन का पाचन किस प्रकार होता है समझाइए। या तो 2 अलग अलग हिस्सों में आता है या इकट्ठा आ गया प्रोटीन का पाचन। तो यहां पर हम देखते हैं प्रोटीन का पाचन 2 पदों में होता है। पहली स्टेप अपन बता रहे हैं, आमाशय में प्रोटीन का पाचन। आमाशय, जैसे ही भोजन
आमाशय में जाता है, आमाशय की दीवारों से जठर रस निकलता है। ये वो रस है जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने के काम में आते हैं। जठर रस को देखा जाए तो जठर रस में HCl अम्ल, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और म्यूसिन पाए जाते हैं। ये घटक हो गए जठर रस के। मुख्य घटक HCl। जो HCl अम्ल होता है, हम देखते हैं कि यह भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, क्योंकि ये जो एंजाइम है ये अम्ल की उपस्थिति में ही कार्य करते हैं। तो जठर रस में उपस्थित HCl के कार्य भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, हानिकारक बैक्टीरियाओं को नष्ट करता है। हम बासी खाना भी खा लेते हैं, पुराना खाना भी खाते हैं, उसके बैक्टीरियाओं को ये नष्ट कर देता है। साथ ही हम देखते हैं आहार नलिका में रखे हुए भोजन को सड़ने से बचाता है। जो जठर रस है इसका HCl है। पेप्सिनोजन एंजाइम हम देखते हैं HCl की उपस्थिति में सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। वहीं हम देखते हैं प्रोरेनिन जो एंजाइम होता है वो भी HCl की उपस्थिति में रेनिन में बदल जाता है। अर्थात HCl अम्ल ने निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय एंजाइमों में परिवर्तित कर दिया। जब सक्रिय एंजाइम परिवर्तित हो गए, पेप्सिन सक्रिय हो गया और रेनिन सक्रिय हो गया, तो रिएक्शन ध्यान से देखिए। पेप्सिन एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पेप्टोन और प्रोटियोजेज में तोड़ देता है। प्रोटीन टूट गया पेप्टोन और प्रोटियोजेज में। वहीं हम देखते हैं कि केसिन एंजाइम रेनिन के साथ में क्रिया करता है तो पेराकेसिन बनाता है। सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि पेराकेसिन बन गया कि रेनिन ने केसिन के साथ में रिएक्शन करी तो क्या बनाया, पेराकेसिन। ये जो पेराकेसिन है हम देखेंगे कि ये कैल्शियम के साथ में रिएक्शन करता है और कैल्शियम पेराकेसिनेट बनाता है। ये प्रोटीन है, दूध में पाई जाती है द्रव प्रोटीन, जिसको केसिन अपन ने नाम दिया। तो केसिन और रेनिन मिलकर के क्या बनाएगी, पेराकेसिन। फिर पेराकेसिन कैल्शियम की उपस्थिति में या कैल्शियम के साथ क्रिया करती है और ठोस कैल्शियम पेराकेसिनेट बनाती है। इस पर ये पेप्सिन एंजाइम रिएक्शन करता है और हम देखते हैं कि इसको भी ये प्रोटियोजेज और पेप्टोन में तोड़ देता है। तो क्या हमें जानकारी मिलती है यहां पर कि आमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन करने वाले दो एंजाइम हैं, एक पेप्सिन, दूसरा दुग्ध प्रोटीन का पाचन करने वाला रेनिन, और इन्होंने प्रोटीन को पेप्टोन और प्रोटियोजेज में तोड़ दिया। पेप्टोन और प्रोटियोजेज हम देखते हैं कि प्रोटीन के छोटे रूप होते हैं या छोटी इकाइयां होती हैं। दूसरा पार्ट हम देखते हैं छोटी आंत्र में प्रोटीन का पाचन। यहां पर मैं छोटी आंत्र में पूरा ही पाचन आपको बता देता हूं, एग्जाम में केवल प्रोटीन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही भोजन डिओडिनम में आता है, आमाशय के पीछे के वाल्व को खोलते हुए जैसे ही भोजन डिओडिनम या ग्रहणी में आता है, वहां हम देखते हैं ग्रहणी की दीवारों से दो हार्मोन निकलते हैं, सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन। जो सिक्रेटिन हार्मोन है अग्नाशय को प्रेरित करता है पाचक रसों के स्त्राव के लिए। अग्नाशय के पाचक रसों में एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिनोजन 3 महत्वपूर्ण एंजाइम होते हैं। वहीं जो कोलिसिस्टोकाइनिन है यह यकृत के पित्ताशय को पित्त रस के स्त्राव के लिए प्रेरित करता है। अब यहां पर हम देखते हैं एमाइलेज एंजाइम जो भी शर्करा वाली पदार्थ होती हैं, शक्कर से संबंधित जितनी भी मीठी चीजें होती है जिनको हम शर्करा बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, उन कार्बोहाइड्रेट को यह ग्लूकोज के सरल अणुओं में अपघटित कर देता है। लाइपेज एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, वसा का पाचन करता है। जो पाइसीकृत वसा होती है उस पाइसीकृत वसा को लाइपेज एंजाइम वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। ये सरल अणु हो गए। उसी प्रकार ट्रिप्सिनोजन एंजाइम एक विशेष हार्मोन होता है जिसको कहा जाता है एंटेरोकाइनेज, जो बड़ी आंत्र से निकलता है, उसकी उपस्थिति में सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलता है। एक और एंजाइम होता है जिसे काइमोट्रिप्सिन कहा जाता है। तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये प्रोटीन को
जो भोजन में प्रोटीन है, पेप्टोन और प्रोटियोजेस के रूप में, उन प्रोटीनों को हम देख रहे हैं कि ये अपघटित करता है। अगर पूरे प्रोटीन बचे हुए हैं तो पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन में पहले अपघटित करेगा और फिर हम देखेंगे कि यह सरल इकाइयों एमिनो अम्ल में उन्हें तोड़ देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देते हैं, अर्थात अपघटित कर देते हैं पॉलीपेप्टाइड पेप्टोन में, और डी कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो एंजाइम होता है, डी कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, यह डी कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन को प्रोटीन की सरल इकाइयों अमीनो अम्ल में बदल देता है। इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट के पाचन से ग्लूकोज, वसा के पाचन से ग्लिसरॉल और प्रोटीन के पाचन से अमीनो अम्ल सरल इकाइयां निर्मित हो जाती है, जिनका आंत्र की विलाई के द्वारा अवशोषण किया जाता है। देखिए, जब भोजन आमाशय में आता है तो वहां क्रमाकुंचन गति होती है और जठर रस मिलता है। बारीक पिसा हुआ भोजन जिसमें जठर रस होता है उसे काइम कहा जाता है, काइम। ठीक इसी प्रकार जब भोजन छोटी आंत्र में आता है वहां पर भोजन का पाचन हो जाता है, अवशोषण होता है, तो रक्त नलिकाएं जो होती है, विलाई की जो रक्त केशिकाएं होती है, वो ग्लूकोज एमिनो अम्ल का अवशोषण करती है। वहीं लसिका वाहिनियां जो होती है वो वसा का अर्थात वसी अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण करती है। इन लैक्टेल्स को, लसिका वाहिनियों को काइल कहा जाता है, यानी ऐसी लिम्फ डक्ट, लसिका वाहिनियां जिनके अंदर वसी अम्ल और ग्लिसरॉल अवशोषित रहते हैं, उन्हें काइल कहा जाता है। तो काइम और काइल दोनों में डिफरेंस का एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यकृत के कार्य। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह एकमात्र हमारे शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथि है जिसमें रीजनरेशन या पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि छिपकली की पूंछ टूटने पर वापस से उग जाती है, ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं कि अगर यकृत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है किसी कारण से, तो इसमें रीजनरेशन हो सकता है, कुछ हद तक ये वापस से यकृत का निर्माण कर सकती है। यकृत की हिपेटिक कोशिकाओं के द्वारा पित्तरस का निर्माण होता है और यह पित्तरस पित्ताशय नामक एक थैली में, गाल ब्लेडर जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, उसमें संचित रहता है। पित्तरस का संचय कहां होता है? पित्ताशय में होता है। आवश्यकता पड़ने पर यह पित्तरस पाचन के लिए आहार नाल में डाल दिया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, यकृत के कार्य दीजिए। तो पहला कार्य हम देखते हैं, पित्तरस का निर्माण। यकृत के द्वारा पित्तरस का निर्माण होता है जो पित्ताशय में एकत्रित रहता है। यह पित्तरस निम्न कार्य करता है। भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है, क्योंकि आगे के एंजाइम क्षारीय माध्यम में कार्य करते हैं। भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। वसा का पाइसीकरण करता है, अर्थात वसा की बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है ताकि उनका पाचन आसानी से हो सके। साथ ही विटामिन ए, डी, ई तथा के का अवशोषण करता है। तो ये पित्तरस के महत्वपूर्ण कार्य है। यकृत के कार्य में दूसरा कार्य हम देखते हैं, हिपेरिन का निर्माण। हिपेरिन वह पदार्थ होता है जिसकी उपस्थिति में हमारे शरीर में बहते हुए रक्त का थक्का नहीं बनता। इस प्रकार हमारे रक्त के फ्लो को यह आसान बनाता है। तीसरा कार्य है ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोलिसिस। आवश्यकता से अधिक जब व्यक्ति ग्लूकोज का उपयोग करता है, भोज्य पदार्थ जो व्यक्ति ज्यादा खाते हैं, तो भोज्य पदार्थों के साथ में जो ग्लूकोज होता है यकृत में, हम देखते हैं उसे ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके संचय कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन। ठीक इसी प्रकार भूखे रहते हैं या उपवास वाली अवस्था में या शरीर को जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तब ग्लाइकोजेनेसिस का उल्टा होता है, अर्थात ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूट जाता है।
इस टूटने की प्रक्रिया को कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस। दोनों पॉइंट याद होना चाहिए, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन ग्लाइकोजेनेसिस, और ग्लाइकोजन का वापस से ग्लूकोज में परिवर्तन ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। यकृत की कोशिकाएं फेंगोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा जीवाणुओं को नष्ट करती है। यकृत में ही यूरिया का निर्माण होता है, बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप है ये। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देती है यकृत की कोशिकाएं। फिर अमीनो अम्लों से अमोनिया को दूर करना अमीनो अम्लों का डीएमिनेशन कहलाता है। तो यकृत में हम देखते हैं अमीनो अम्लों का डीएमिनेशन होता है। फिर पित्त वर्णकों का निर्माण, लाल रक्त कणिकाएं नष्ट होती है, बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन नामक दो पिगमेंट बनाती है। पित्त रस के साथ इन्हें आहार नली में भेज दिया जाता है, जहां से इनका उत्सर्जन हो जाता है। तो बिलीबर्डिन और बिलीरुबिन इन्हें पित्त वर्णक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यकृत में विटामिन ए का संश्लेषण होता है। यकृत को ताप उत्पादक अंग माना जाता है और यकृत विटामिन ए, डी तथा सी का संचय करता है। तो इस प्रकार से 7-8 पॉइंट कम से कम हमें यकृत के कार्यों के याद करना है और एग्जाम में क्वेश्चन आने पर लिखना है। नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का विटामिन या विटामिन। विटामिन शरीर के लिए आवश्यक वे पदार्थ होते हैं जिनका प्रायः शरीर में संश्लेषण नहीं होता। इन्हें भोजन के रूप में या भोजन के साथ बाह्य पदार्थों के रूप में ग्रहण करना आवश्यक होता है या ग्रहण किया जाता है। तो परिभाषा बन जाती है, विटामिन शरीर के लिए आवश्यक वे कार्बनिक पदार्थ हैं जिनका प्रायः शरीर में संश्लेषण नहीं होता। इन्हें भोज्य पदार्थों के रूप में ग्रहण किया जाता है। साइंटिस्ट वैज्ञानिक फंक नाम था जिन्होंने इनकी खोज की थी। इनका आविष्कार फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। विलयशीलता के आधार पर जितने भी विटामिन हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट जल में विलय विटामिन, इसके अंतर्गत विटामिन बी और विटामिन सी आते हैं, और दूसरा पार्ट वसा में विलय विटामिन ए, डी, ई के। ध्यान रखना है हमें, बी और सी जल में विलय, ए, डी, ई के वसा में विलय। ऑब्जेक्टिव बन सकता है। विटामिन बी कई विटामिनों का समूह है जिन्हें सम्मिलित रूप से बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत कुछ प्रमुख विटामिन हम देखते हैं। B1 विटामिन, थाइमिन इसे कहा जाता है और इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है, और किलोसिस नामक बीमारी इसकी कमी से होती है। B3 विटामिन, इसे पेंटाथिनिक अम्ल कहा जाता है। B3 का रासायनिक नाम पेंटाथिनिक अम्ल। B5 एंजाइम निकोटिनामाइड इसका रासायनिक नाम है और इसकी कमी से पेलेग्रा नामक रोग होता है। B12 विटामिन कोबालामिन इसे कहा जाता है और एनीमिया नामक बीमारी इसकी कमी से होती है। B1 से लेकर के B12 तक सभी विटामिनों के संयुक्त रूप को बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। विटामिन सी सभी खट्टे फलों में पाया जाता है, आंवला में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, हरी मिर्च में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। रासायनिक नाम इसका एस्कॉर्बिक अम्ल है और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। वसा में विलय विटामिन देखते हैं हम, ए, डी, ई तथा के। विटामिन ए रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है, इसकी कमी से रतुंधी, जेरोप्थेल्मिया आदि रोग हो जाते हैं। रतुंधी इसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। व्यक्ति को दिन के समय में तो दिखाई देता है लेकिन रात्रि के समय पर दिखाई देना बंद हो जाता है, इसे रतुंधी रोग कहा जाता है। विटामिन डी 2 रूपों में होता है ये, एक को D2 कहा जाता है, एक को D3 कहा जाता है। रासायनिक नाम क्रमशः इनके इर्गो कैल्सीफेरॉल और कोले कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से विटामिन डी का संश्लेषण हम देखते हैं कि हमारे शरीर में धूप की उपस्थिति में कुछ हद तक होता है। तो विटामिन डी की कमी से हम देखते हैं बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमेलेशिया नामक रोग हो जाता है। ऑस्टियोमेलेशिया को दुर्बलास्थि भी कहा जाता है कि अस्थियां, बोन्स जो होती हैं वो कमजोर हो जाती है, और रिकेट्स में
बच्चों के हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। विटामिन ई, टोकोफेरॉल, ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा हमें। इसके स्रोत सभी अंकुरित अनाजों और वनस्पति तेलों में यह भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसी प्रकार कॉड लीवर ऑयल, मछली का तेल, मछली के लीवर का जो तेल होता है, विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से बंध्यता या स्टरलिटी नामक रोग हो जाता है। विटामिन के महत्वपूर्ण विटामिन है। इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है और हम देखते हैं कि इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, अर्थात चोट लगने पर ब्लड निकलता है। ब्लड के क्लॉट के लिए, थक्का बनाने के लिए हम देखते हैं कि विटामिन के महत्वपूर्ण है।